अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। और आज हम बातचीत करेंगे पाकिस्तान और ईरान के तल्लुकात के हवाले से। दोनों ममालिक हमेशा से बड़े दोस्ताना तल्लुकात रहे और अभी भी जिस अज़्म का इजहार किया जा रहा है वो बड़े दोस्ताना तल्लुकात की ही बात की जा रही है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि गुज़श्ता 2-3 दिन के अंदर हमने इतना हॉस्टाइल इन्वायरमेंट देखा? पाकिस्तान में भी, ईरान में भी यूँ दिखाई देता था कि जैसे पाकिस्तान ईरान के मामलात पे बात नहीं हो रही बल्कि पाक इंडिया मामलात के ऊपर बात हो रही है। वो बुनियादी वजूहात क्या हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान के ईरान के तल्लुकात में ये कशीदगी आई? आज कुछ पॉजिटिव इंडिकेशंस मिली हैं कि शायद मामलात जो है कि अब बेहतर अंदाज के ऊपर आगे बढ़ेंगे। लेकिन जिस अंदाज के अंदर हमें सिर्फ पाकिस्तान ईरान से ही नहीं बल्कि आलमी सतह के ऊपर भी जो रद्द-ए-अमल सामने आया चीन का, अमेरिका का, दीगर ममालिक का भी, वो भी बड़ा काबिल ज़िक्र है। और इन सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान को किन हालात का, किन जो ज़मीनी हक़ाइक़ है उसका इदराक करना होगा और ईरान को भी, और आगे कैसे चलना होगा, कुछ इस किस्म के मामलात पे हम बात करेंगे। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे अली सरवर नकवी, साबिक सफ़ीर हैं और बड़े सीनियर सफारतकार रहे हैं, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते रहे। बहुत शुक्रिया नकवी साहब प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का। बुनियादी सवाल यही है कि अगरचे अभी कुछ इंडिकेशंस मिल रही हैं कि दोनों ममालिक के अंदर इस चीज़ का इदराक पाया जा रहा है कि हमारे जो दरीना तल्लुकात हैं वो ना सिर्फ हुकूमती सतह के ऊपर, सियासी सतह के ऊपर, मिलिट्री की सतह के ऊपर, बल्कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट जो है वो भी बड़े मजबूत हैं पाकिस्तान और ईरान के। लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये ऐसी नौबत क्यों आई कि दोनों ममालिक इतनी हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में चले गए और दोनों तरफ से एक दूसरे की सरजमीन के ऊपर फायर भी किया गया? या ये बड़ी अजब बात है। और ये जो एक ऐसा वाक़या हुआ है जिसकी वजह से हमारे बाहमी ताल्लुकात पे बड़ा मनफी असर। अ, ये क्यों हुआ इसका तो ईरान वाले ही जवाब दे सकेंगे, ईरान की हुकूमत और उनके जो सरबराह हैं। कि हमारे सरजमीन पे उनके यहाँ से मिसाइल और ड्रोन के अटैक्स एकदम से हो गए। और वो उसका पहले से ना हमें कोई उन्होंने उसकी कोई इत्तला दी, ना हमसे कोई मशवरा किया, बल्कि एक डायरेक्ट एक्शन उन्होंने ले लिया, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों की खिलाफ वर्जी है, हमारे मुल्क की आज़ादी, खुददारी और सॉवरेनिटी के खिलाफ है। दूसरे उन्होंने जो अटैक किया उसमें मासूम शहरियों का, बच्चों का भी कत्ल हुआ, तो वो शहीद हुए। तो ये सूरत हाल जो हुई तो उसके जवाब में पाकिस्तान ने भी वहाँ पे कुछ एरियाज़ में कुछ मिसाइल्स भेजे और अटैक किया। मगर ये जो कशीदगी आप कह रहे हैं और जो ये जो तनाज़ा खड़ा हो गया है, ये दोनों मुल्कों में किसी के फ़ायदे में नहीं है, किसी के मुफ़ाद में नहीं है। तो मेरा ख़्याल है इसको कंटेन करने की ज़रूरत है। इसको जो अंग्रेज़ी में लफ़्ज़ इस्तेमाल होता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट एरिया शुड बी कंटेन्ड एंड द इश्यू शुड बी रिज़ॉल्व्ड। तो उसके लिए मुज़ाकरात दरकार हैं। मैं देखिए 2-3 बातें जो मैं कहना चाहूँगा। एक तो ईरान की तरफ से ये अनप्रोवोक्ड अटैक, यानी बगैर किसी जवाज़ के जो हमला हुआ है वो गलत था। दूसरे हमारे यहाँ भी रद्द-ए-अमल जो हुआ कि सफ़ारती ताल्लुकात ख़त्म तो नहीं किए गए, लेकिन सफ़ीरों को वापस बुलाया वापस गया। बुला लिया और उनके सफ़ीर को वापस आने से रोक दिया गया। और जितने भी आला सतह के ताल्लुकात जो हमारे जो कुछ प्रोग्राम में थे, मुलाकातें और गुफ्तगू, वो सब भी ख़त्म कर दी गई या रोक दी गई। तो ये ज़रा बहुत मेरा ख़्याल है कि एक्सट्रीम रिएक्शन था। और जबकि वज़ीर-ए-आज़म यहाँ नहीं थे, ना वज़ीर-ए-ख़ारिजा, तो ये डिसीज़न्स भी पता नहीं क्यों लिए गए उस वक़्त। आज नेशनल कौमी सलामती काउंसिल का इजलास है, तो उसमें ये बातें मेरे ख़्याल है डिस्कस होंगी, कुछ वज़ाहत और मिलेगी। अच्छा नकवी साहब, इसमें एक और चीज़ ईरान जो की तरफ एक चीज़ जो और मैं आपसे ये जानना भी चाहूँगा कि जिस दिन ये ईरान की तरफ से अटैक हुआ था उसी रोज़ डिवोर्स में
हमारे जो प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर हैं उनकी ईरान की वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात भी थी, और आगे पीछे ही तकरीबन एक ही वक्त में दो खबरें जारी हुई कि जी कि एक सियासी मुलाकात की और दूसरी अटैक की। तो इतनी बदएतमादी या इतनी ये फ़िज़ा क्यों पैदा हो गई कि अगर हाई लेवल पे एक तरफ मुलाकात हो रही है तो डेफिनेटली उसके अंदर अगर आपने किसी जगह ये डिसाइड किया हुआ है कि हमने पाकिस्तान की फ़लाँ इलाके में अटैक करना है, तो कहीं ना कहीं आपको इंटेलिजेंस शेयरिंग अगर कर रहे हैं, उसका अगर आपको रिस्पांस नहीं मिल रहा, तो आपकी पॉलिटिकल हाई लेवल की पर मीटिंग है, वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं जी हम ये मसाइल हैं, इसको हल किया जाए। तो ये ऐन उस वक्त के ऊपर जब मुलाकात हो रही है तो इससे ज़्यादा परेशान कुन सूरत हाल पैदा हो रही थी। तो इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं कि सफारती सतह के ऊपर तो इन मुलाकातों के अंदर आलमोस्ट सारी चीज़ें जो होती हैं वो डिस्कस हो रही होती हैं। बिल्कुल दुरुस्त। ये ऐसे ही होता है, और इसलिए ये और ताज्जुब की बात है कि एक तरफ तो वो मुलाकातें हो रही हैं हमारे वजीर आजम की उनके वजीर खारजा के साथ, और दूसरी तरफ ये एकदम से अटैक हो जाता है। और ये अटैक जो मैंने कहा कि ये खिलाफ वर्जी है टेरिटोरियल सॉवरेनिटी के खिलाफ, उसके अलावा हमारा ईरान से बाहमी सिक्योरिटी अकॉर्ड है 2013 का, हम्म। जिसके तहत हम्म। दहशतगर्दी खासतौर पे उसमें मेंशन की गई है, उसमें उसका जिक्र है कि हम्म। दहशतगर्दी के मामले में हम मशवरा करके दोनों मिलकर एक्शन लिया करेंगे। तो हम्म। वो भी उन्होंने नहीं किया। तो ये बड़ी अजब बात है। और मैं समझता हूँ कि कोई फैसले ऐसे हुए हैं जो कि नहीं होने चाहिए थे, और हमने फिर उसका जवाब भी दे दिया, क्योंकि हम तो अपनी सालमियत को देखते होते हैं। हम्म। इस तो नकवी साहब, आइंदा इस सारी ऐसी सूरत चीजों हाल को आप रीजनल कॉन्टेक्स्ट में भी देख सकते हैं, जो मिडिल ईस्ट के अंदर या इसराइल फ़लस्तीन का जो चल रहा है या यमन में जो मामलात इस वक्त हैं उसके साथ जोड़ के देखा जा सकता है। क्योंकि अमेरिकन का जो इब्तदाई रिएक्शन था वो इसको ईरान को ब्लेम कर रहे थे जी कि वो 3 ममालिक के साथ उसने खुद मुख्तारी की जो है कि वायलेशन की है। चाइना का रिएक्शन निस्बतन जो है कि वो बेहतर था कि रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करना चाहिए और मामलात को, गलतफहमी को हल करना चाहिए क्या मामलात हैं। तो इसको रीजनल कॉन्टेक्स्ट में भी दे सकते हैं, या सिर्फ हमारा अगर इसको बायलैटरल देखें तो पैक्ट भी मौजूद है, तो या क्या वहाँ पे लैक ऑफ कम्युनिकेशन है कि बातचीत वहाँ पे नहीं हो रही और हम जो है कि ऑन ग्राउंड हमला कर रहे हैं। या मेरा ख्याल है कि रीजनल कॉन्टेक्स्ट में भी ये इस वक्त इस वाकये का होना और ये तनाज़ा का खड़ा हो जाना, ये रीजनल कॉन्टेक्स्ट में भी कोई अच्छा असर नहीं रखता। मुसलमानों में आपस में इत्तेहाद होना चाहिए। ये इस वक्त फ़लस्तीनियों के ऊपर जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जो वहाँ पे बमबारी हो रही है निहत्ते शहरियों पे, तो वो चीज़ जो है वो भी एक कंसिडरेशन, एक सोच में एक ये भी आंसर आना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ है। मेरा ख्याल है कि इसका एक ही तरीक़ाकार आगे के लिए हो सकता है कि इस पे मुज़ाकरात हों और इस मसले को हल किया जाए। और अगर दहशतगर्दी के बारे में ईरान को हमारे बारे में कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो हमने भी वहाँ पे दहशतगर्द लोकेट किए और वो पाकिस्तान में गड़बड़ करते हैं। तो ये तो एक कॉमन प्रॉब्लम है, एक मुश्तरका अप्रोच इसमें होना चाहिए। इसमें आपस में मिल के ताउन की ज़रूरत है, बजाय इसके कि हम तनाज़ा खड़ा कर लें। एक चीज़ और नकवी साहब मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि ये जो रीजन है पाकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान, इसमें और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान, केपी और उधर से जो बॉर्डर एरिया है अफ़गानिस्तान का, और सिमिलरली जो सिस्तान का इलाका ईरान का है, ये बड़ा इस एतबार से भी आप फर्टाइल कह लें कि यहाँ पे जितने भी ग्रुप्स हैं मुख्तलिफ जो टेररिज्म फैला रहे हैं ख़ित्ते के अंदर या इस किस्म के शरपसंद अनासर हैं, उनकी मूवमेंट काफ़ी फ्रीली है यहाँ पे। अगरचे हमने पाक अफ़गान बॉर्डर के ऊपर ही, पाक अफ़गान ईरान के ऊपर भी बॉर्डर जो है उसके ऊपर कोई मैनेजमेंट का एक मैकेनिज्म तो बनाया है, लेकिन इन सारे चैलेंजेस के तनाजुर में आप क्या समझते हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तान ईरान को बल्कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान तीनों को मिलकर कुछ नहीं सोचना चाहिए कि क्या हमें किया जाए, क्योंकि यही वो खित्ता है जहाँ पे इंडियन इन्फिल्ट्रेशन भी बहुत ज़्यादा है और वो इसको, इस हॉस्टाइल सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करते हैं, यूज़ करते हैं, और फिर आपस में तीनों मालिक को उलझाया भी जाता है इसी मामले के अंदर। तो इसके ऊपर आप नहीं समझते कि हमें बड़ी संजीदगी के साथ कुछ सोचना चाहिए?
बिल्कुल, हमें इस पे बड़ी संजीदगी के साथ सोचना चाहिए, बल्कि मैं समझता हूँ कि इस खित्ते का एक अहम पावर, एक बड़ा मुल्क जो चीन है, जिसने दिलचस्पी भी ज़ाहिर की है कि वो बीच में सालसी भी कर सकता है, उसको भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। पाकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान और चीन, ये सारे मुल्क मिलकर इस मसले को अगर हल करें तो खाले के सूरत बेहतर हो जाएगी। लेकिन अब इस वक्त जो है वो हमारे ताल्लुकात काफी खराब हुए हुए हैं, और दोनों पाकिस्तान और ईरान को इस बात का एहसास होना चाहिए कि इस मसले को जल्द हल किया जाए। आज कौमी सलामती काउंसिल की जो मीटिंग है पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, वो उसमें देखते हैं कि वो क्या नतीजा उनके मीटिंग का निकलता है, और वो लोग क्या सोच जाहिर करते हैं। अ, एक ये अमूमी मैं समझ जी, एक जी। अमूमी तासुर इस सारी सूरत हाल के अंदर ये भी पाया जा रहा था कि जहाँ पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो है कि कुछ मिसकम्युनिकेशन हुई, या जो भी गलतफहमी के, या ईरान ने जो है कि अनप्रोवोक्ड इस कार्रवाई की है, उसको जिस अंदाज के अंदर अमेरिका में प्रेजेंट किया गया और जो हवा देने की कोशिश की जा रही थी, ख्याल ये था कि शायद वो इस कशीदगी को ठंडा करने की बजाय वो सारा मलबा ईरान के ऊपर डालकर और थोड़ा सा और कशीदगी को हवा देने की कोशिश कर रहे थे। तो पाकिस्तान को, आपको इस सारी सूरत हाल के अंदर आपका क्या ख्याल है कि फोकस कहाँ पे करना चाहिए? और मीडिएशन के अंदर जो चाइना का किरदार अभी भी आपने तज़किरा किया, और चाइना की बड़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट है ईरान के साथ, अभी उन्होंने रिसेंटली बड़ा एक एग्रीमेंट भी किया, पाकिस्तान में भी उनकी इन्वेस्टमेंट है, इस रीजन के अंदर अफगानिस्तान में भी है। तो आप क्या समझते हैं कि चीन और रूस भी, क्योंकि इस खित्ते में एससीओ को बड़ा एक्टिव आगे और एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, तो उस प्लेटफॉर्म से भी, क्योंकि पाकिस्तान ईरान उस फोरम में भी है, अफगानिस्तान में है, तो ये जो रीजनल ब्लॉक है, इसको इस सारी सूरत हाल के अंदर क्या किरदार अदा करना चाहिए? जी, जी, बिल्कुल दुरुस्त। देखिए, अव्वल तो आपने अमेरिका का ज़िक्र किया। मेरा ख़्याल है अमेरिका की तो इस खित्ते में एक स्ट्रैटेजी चल रही है, एक उनका उनकी एक सियासी अ, उनके कुछ मकासद हैं, उनका एक एजेंडा है। इज़राइल की हिमायत कर रहे हैं, और फ़लस्तीनियों की परेशानियों का कोई उनको एहसास नहीं है। तो हमें इस अमेरिका के चुंगल में नहीं फँसना चाहिए। ये हम पहले भी इसमें हम बहुत बार वी हैव कम टू ग्रीफ, हमने हमने मुश्किल उठाई है अमेरिका की बातों में आकर। दूसरे इस खित्ते में जो तंज़ीम है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइज़ेशन, जिसमें चीन और रूस दोनों हैं, उस तंज़ीम को इस में बरोकार लाना चाहिए, क्योंकि ये इस तंज़ीम में दहशतगर्दी के खिलाफ जो है वो मुश्तरका एक्शन का पहले से दिया हुआ है, और उसके मैंडेट में है कि वो इस मसले को हल करने की कोशिश करें। तो मैं समझता हूँ कि हमें इस तरफ देखना चाहिए, जो इस इलाके के, इस खित्ते के जो बड़ी ताकतें हैं, और उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए, और ईरान और अफ़गानिस्तान के साथ ज़ाहिर है कि बाहमी सतह पे हमें उनसे भी काम, उनके साथ भी मुज़ाकरात एक करने चाहिए। एक आखिरी चीज़ आपसे ये पूछना चाहूँगा कि रीजनल ब्लॉक और ये सारी चीज़ें हैं कि, लेकिन दोनों ममालिक की जो सियासी क़यादत है, जो लीडरशिप है, उसकी जो बुनियादी जिम्मेदारियां, और इस सारी सूरत हाल के अंदर बहुत सी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता खुल के सामने भी आ रही हैं। आप क्या समझते हैं कि इमीडिएटली दोनों मुल्कों की लीडरशिप को जो है कि कौन से बुनियादी स्टेप्स या इनिशिएटिव लेने चाहिए ताकि आइंदा ऐसा कुछ ना हो? जी हाँ, पहले तो मेरा ख़्याल है कि देखिए, पाकिस्तान तवक्को करता है कि ईरान इस चीज़ का एतराफ़ करे कि उसका जो अटैक था हमारे यहाँ वो दुरुस्त नहीं था। और बात होती है अपॉलॉजी की या कोई माफ़ी माँगने की, तो वो भी पाकिस्तान की अवाम चाहेंगे। और उसके बाद फिर मुज़ाकरात होने चाहिए। हमने जो स्टेप्स लिए हैं, जो इक़दाम उठाए हैं, सुफ़रा के बारे में, और
आला सतह के राब्तों के बारे में, उसको भी हम में नजरसानी करनी चाहिए। हम्म। और इसके अलावा हमें इस मामले में बात करनी चाहिए सबसे और मुश्तरका तौर पे, और फिर हम इस क्राइसिस को पहले हम डिफ्यूज करें। डिफ्यूज़ और करना चाहिए। बहुत शुक्रिया अली सरवर नकवी साहब हमारे से बातचीत कर रहे थे। पाकिस्तान ईरान की कशीदगी अंदाज में एकदम से बड़ी, इसको कूल डाउन करने की ज़रूरत है और ख़ित्ते के अमन के लिए और दोनों मालिक की भी इक़्तिसादी तरक्की और खुशहाली के लिए बहुत ज़रूरी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो पाकिस्तान में कुछ सियासी मामलात और कुछ अदालती मामलात और इलेक्शन की सूरत हाल के ऊपर बातचीत को हम जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम पाकिस्तान में इलेक्शन 2024 के हवाले से बातचीत करेंगे। तैयारियां बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी हैं, लेकिन इस वक्त भी ऑन ग्राउंड ज़मीनी हक़ाइक़ हम देखें तो बहुत सारे ऐसे इक़दाम हो रहे हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर कुछ लोग शुबहात भी पैदा कर रहे हैं, और दूसरी जानिब अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो क्रैकडाउन है वो भी चल रहा है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी जो तबादले हो रहे हैं बड़ी हाई लेवल के ऊपर, ये बड़ी हैरान कुन बात है कि जब इंतखाबी शेड्यूल अनाउंस हो चुका हो, प्रोसेस चल रहा हो, अब इलेक्शन होने हैं, ऐसे वक्त में एक सूबे के इलेक्शन सरबराह को ही बदल देना, ये बड़ी इस एतबार से हैरान कुन सूरत हाल है कि वही इलेक्शन कमीशन जिन इंतज़ामी और पुलिस अफसरान या DRO साहिबान के बारे में शिकायत की जा रही हैं कि ये इलेक्शन जो रूल्स हैं, इलेक्शन कवायद हैं, इलेक्शन कवानीन हैं, उनके ऊपर अमल नहीं हो रहा या अमल नहीं करवाया जा रहा और वो एक फ्रीक बने हुए हैं, उनके खिलाफ तो कोई इक़दाम नहीं होते, लेकिन इलेक्शन कमीशन अपने ही उन अफसरों को तब्दील करता है जो ये शिकायत तहरीरी तौर के ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पेश करते हैं। और इसके साथ साथ फिर ऐसे इंतज़ामी अफसरान जिनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई बाज़ाब्ता तौर के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शुरू हो चुकी है, उनको भी इलेक्शन कमीशन ने मुतअद्दिद बार खतूत लिखे तब्दील करने के लिए, लेकिन वफाकी हुकूमत ने तब्दील नहीं किया। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने एक सियासी जमात के जो इंतखाबी निशान के हवाले से भी बहुत सारी बातें उठ रही हैं, उस पर इतनी तेज़ी दिखाई कि एक पूरी की पूरी जमात को इलेक्शन प्रोसेस से ही एक किस्म का आउट कर दिया। तो ये मामलात किस तरफ चलेंगे, इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी का जो सबसे बड़ा सवाल है वो, और फिर इलेक्शन के नताइज अगर होते हैं तो किस किस्म की ये वो मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर हम बातचीत करेंगे। सरवर बारी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और ये इलेक्शन इश्यूज़ के ऊपर बड़ा इन्होंने रिसर्च किया, काम किया है। पतन तंजीम है, उसके नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, और अभी भी इस वक्त ये पूरे मुल्क के अंदर जो इलेक्शन इन्वायरमेंट है उससे मुतल्लिक बड़ा जामे इन्होंने एक सर्वे भी किया और नेक्स्ट वीक होपफुली वो सामने भी आ जाएगा। पारी साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में टाइम देने का। एक जो मजमूई तौर के ऊपर जो माहौल है इलेक्शन का, अभी जाके PMLN पीपल्स पार्टी ने जो है कि अपने जलसे जुलूस करना शुरू कर दिए हैं, बाकी कोई जमातें अभी उस तरह से काम शुरू नहीं कर सकें। जो आप पिछली को 3-4 दहाइयों से पाकिस्तान के इलेक्शंस को देख रहे हैं और उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, आप रिपोर्ट्स भी उसके ऊपर बनाते हैं, इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शन के बाद भी। इस दफ़ा जो इलेक्शन माहौल है सारा का सारा और जो इंतज़ामात हैं वो आप अगर पिछले इलेक्शन से कंपेयर करें, हम तो हर दफ़ा ये उंगलियां उठाते हैं इलेक्शन के ऊपर, लेकिन आप एक बतौर तज्जिया निगार, एक एनालिस्ट या एक ऑब्जर्वर के इन इलेक्शन के माहौल को किस हद तक साफ, शफाफ और गैर जानबदार देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो ये इंतखाबात हैं, इससे कबल पाकिस्तान की तारीख में पिछली 4 दहाइयों में इतने बुरे इंतखाबात तो कभी करवाए ही नहीं गए। इलेक्शन कमीशन वाज़े तौर पर फरीक बन चुका है, और अभी मैं पढ़ रहा था कि जो हुकूमत है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला कि इमरान खान का ट्रायल जेल के अंदर नहीं हो सकता, उसके हवाले से भी
कोर्ट में जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के पास जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि पूरा जो सेटअप है, जो जिस तरह पीटीआई की हुकूमत का खात्मा किया गया, गो के बज़ाहिर वो लगता है कि बहुत आइनी और कानूनी रास्ता अख्तियार किया गया, नो कॉन्फिडेंस वोट कराया गया, लेकिन जिस तरह लोग तोड़े गए, उनको सिंध हाउस में रखा गया, उस दिन से लेकर आज तक कोई ऐसा मामला नहीं है जिसके ऊपर हम कह सकें कि कहीं लेवल प्लेइंग फील्ड या तमाम जो पार्टियां हैं उनके साथ बराबर का सलूक किया जा रहा हो। हर कदम जो है वो हम अगर उसका तज्जिया करें या जो तज्जिए होते रहे हैं माजी में, उससे साफ जाहिर होता है कि गैर जानबदारी नहीं है। इसीलिए हम देखते हैं कि इलेक्शंस का होना भी जो है वो भी अभी तक बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल है कि पता नहीं पोलिंग वाले दिन हमें ये मौका मिलेगा कि हम अपने वोट डाल सकें, या वो भी 2-3 दिन पहले, जैसे इस्लामाबाद के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन 3 दिन पहले पोस्टपोन कर दिए गए, पंजाब के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन पोस्टपोन कर दिए गए, आज तक दोबारा नहीं हुए। करोड़ों की मद में जो नॉमिनेशन फ़ी इलेक्शन कमीशन ने ली वो उम्मीदवारों को वापस नहीं की गई। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो मुसलसल अमल है, और आज जो अभी आप जिसका जिक्र कर रहे थे कि पंजाब के इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनका तबादला कर देना, और किसी बज़ाहिर कोई ऐसा मीडिया में कोई या किसी जमात की तरफ से कोई ऐसी शिकायत भी उनके खिलाफ नहीं थी, तो आखिर क्या वजह है कि उनको तब्दील करने की? हालांकि उन्होंने खुद शिकायत ये की थी और उनको अपने जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स थे उनके खतूत मिले थे, फिर उन्होंने फिर ये शिकायत की थी कि पुलिस और इंतज़ामिया पंजाब के अंदर तावन नहीं कर रही। तो जिन्होंने तावन करना था वो कर नहीं रहे और उनको हटाया नहीं गया, लेकिन जिसने निशानदेही की उसको हटा दिया गया। और मेरे ख्याल शायद उनका यही कसूर है, ये उनका गुनाह है कि उन्होंने ये पॉइंट आउट किया है कि उनके जाहिर है डीआरओ जो हैं वो जब चाहे वो डीसी हो या कमिश्नर हो, इलेक्शन में जब वो डीआरओ बन जाता है तो वो इलेक्शन कमीशन के मतहत हो जाता है। तो ये तो हमारी जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है वो तो ये कभी बर्दाश्त नहीं करती कि ये जो साहब बैठे हुए हैं इलेक्शन कमिश्नर पंजाब के या किसी और ओहदे के, ये तो बिल्कुल ही जो है हमसे बड़े कमतर हैं, हम तो सीएसएस करके आए हैं। तो वो एक जो एक कॉलोनियल एरोगेंस है वो हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी ने जो है विरसे में ली है, और मेरा ख्याल उसी का है। लेकिन बुनियादी बात ये है कि जिस तरह कागजात नामजदगी छीने गए, जिस तरह लोगों को की गिरफ्तारियां की गई, जो नॉमिनेटर्स थे और जो सेकेंडर्स थे उनको उठाया गया, और अभी तक बहुत सारे उम्मीदवार जो छुपे फिर रहे हैं जिनको असल में तो इस वक्त कैंपेन करते हुए नजर आना चाहिए। आज भी फैसलाबाद हमने देखा कि वहाँ पे एक साबिक सूबाई वजीर भी रहे हैं, और जब वो अदालत में आए तो अदालत के बाहर से उनको जिस अंदाज के अंदर उठा के गाड़ी में डाला गया, जैसे जानवरों को डाला जाता है, वो लेकर चले गए हैं। तो ये क्या आपने अपनी हम सुनते हैं शायद 70 या 80 की दहाई में कुछ इलेक्शन में ऐसे वाक़यात हुए थे, तो क्या उनको और आज के हालात को देखें तो क्या नज़र आता है आपको? देखिए, हम कहते हैं कि जी इलेक्शन फ्री होने चाहिए, यानी कि हर जो वोटर है वो अपनी फ्री विल के साथ वोट डाल सके, और इलेक्शन फेयर होने चाहिए कि हर सियासी पार्टी के लिए एक मुनसफाना और अदल पर मबनी निज़ाम होना चाहिए, सबके साथ बराबर का सलूक होना चाहिए। ये तो दोनों चीज़ें नापैद हैं। लेकिन एक तीसरी टर्म हम इस्तेमाल करते हैं कि ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो ये इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का गालबन पहला इलेक्शन है जिसमें इंतज़ामिया या इलेक्शन कमीशन को ज़रा हेजिटेशन नहीं है कि वो ट्रांसपेरेंसी का तकाजा मद्देनज़र रखते हुए ऐसी काम ना करें। तो मैं तो कहता हूं कि ये पाकिस्तान की वाहिद इलेक्शन है जो फ्री एंड फेयर नहीं है, लेकिन ट्रांसपेरेंट ज़रूर है। हर चीज़ बड़ी खुल के साफ हो रही है। दिन की रोशनी में दिन दहाड़े जो है वो लोगों के हुकूक पर डाका डाला जा रहा है, और इंतज़ामिया कोई एक्शन नहीं लेती। अदलिया के बहुत सारे जो नीचे हिस्से हैं वहाँ पर जो जज हजरात बैठे हैं वो इसके ऊपर एक्शन नहीं लेते। जो 184(3) हमारा जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होती है उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। तो लगता है जंगल का कानून है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। लेकिन ये सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान के इलेक्शन, मुझे यहाँ तक याद पड़ता है 1977 में कोई 30-32 सीटों के ऊपर पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन करवाए थे, तो उसमें बड़ी लेकिन वो चंद सीटों के ऊपर
इसी तरह के काम हुए थे जो अभी हैं, लेकिन अभी तो पूरे पाकिस्तान की पूरे सतह पाकिस्तान में हो रहा है। एक चीज़ और बड़ी अहम, पर अगर आप पाकिस्तान का ये वाहिद इलेक्शन है जो सबसे ज्यादा मुतनाज़ है। मुतनाज़ हो गया ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, अगर पॉलिटिकल राइट्स अगर हम देखें आर्टिकल 17 और फिर इलेक्शन एक्ट को भी साथ हम रखें सामने, 208, 209, 210, 215, ख़ास तौर पर ये इंतखाबी निशान के हवाले से माजी में नवाज शरीफ साहब को 2018 के इलेक्शन में उनको नाअहल करार दिया गया था, लेकिन उनकी पूरी जमात मौजूद थी। अभी ये पूरी की पूरी जमात से इंतखाबी निशान ले लेना, आप इसको समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन का डिसीजन और फिर उसको सुप्रीम कोर्ट तक लेके आना जस्टिफाई करता है? और अगर ये इंतखाबी निशान नहीं होता तो फिर इस इलेक्शन सारे प्रोसेस के ऊपर जो एक उसकी क्रेडिबिलिटी या उसकी जो नताइज हैं उसकी क्रेडिबिलिटी का क्या मामला होगा? देखिए, एक स्टेज आती है जब डॉक्टर्स और सर्जन जो होते हैं, वो जो बीमार शख्स होता है उसको कहते हैं जी आप इनको घर ले जाएं, हम ज़्यादा और कोई इलाज नहीं कर सकते इसका, तो बस आप फैमिली के साथ रहें और अपने आखिरी दिन उनकी जो खिदमत करनी करें। तो मुझे लगता है पाकिस्तान का जो इलेक्टोरल सिस्टम है, जो हमारी लेजिस्लेशन है, जो हमारा आइन है, बिल्कुल वो वेंटिलेटर के ऊपर है। और और खुदा ना करे ऐसा हो, आई होप आई एम रॉन्ग, और मैं मतलब क्या कह सकता हूँ। मुझे तो लगता है कि इस इलेक्शन के बाद मुझे एक और इलेक्शन फौरी तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि इतना बुरा इलेक्शन करवा कर आप किस तरह पाकिस्तान में स्टेबिलिटी लेके आ सकते हैं। तो मेरा अपना ख्याल है कि बहुत सारी जमातें जो इस वक्त इलेक्शन लड़ रही हैं, और कई जगहों पे डिस्ट्रिक्ट्स में और कई सूबों में कुछ जमातों को बज़ाहिर जिसकी कवरेज मीडिया में भी नहीं आ रही, बहुत सारी जमातों को, छोटी छोटी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा अपने सूबों में या अपने इजला में, क्योंकि हर चीज़ जो है वो इस तरह अरेंज की गई है कि उनके पसंद के लोग जो हैं वही असम्बलियों तक पहुँचे। तो ये बुनियादी चैलेंज है कि हमने अपने इलेक्टोरल सिस्टम को, जिसको हमने इम्प्रूव किया था 2002 से लेकर अब तक, और इलेक्शन भी होते रहे, गो के आप देखें 2008 में पीपल्स पार्टी ने अपना टेन्योर पूरा किया, गो के उनके प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए, लेकिन पार्टी वही बरसर इक़्तिदार रही। 2018 के बाद, 2013 के बाद जो गवर्नमेंट बनी, गो के मियां नवाज शरीफ साहब चले गए, जो कि मशकूक हालात में उनको निकाला गया, लेकिन अगर आप देखें उन्हीं की पार्टी बरसर इक़्तिदार रही और आखिर तक उन्होंने सब कुछ तय किया। लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ है बहुत अरसे के बाद, 90s में ये चल रहा था काम कि जी आप पार्टी को निकाल के बाहर कर दें और मिड टर्म इलेक्शन करवा लें। तो ये तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सिस्टम को वेंटिलेटर के ऊपर डाल दिया गया है, उसको कोरोना का इंजेक्शन लगा दिया गया है, और अब बाकी हम बस जिद्दोजहद करें, अपनी आवाज़ें बुलंद करते रहें, और आई होप किसी स्टेज पर जो करते धरते हैं उनको समझ आ जाएगी कि सैनिटी शुड प्रिवेल, और पाकिस्तान में जो स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बाद बगैर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकती। इस इलेक्शन में बारी साहब, आप इस इलेक्शन में आप क्या देख रहे हैं कि जो नताइज होंगे उसमें क्या सियासी जमातें तो दो अब बड़ी रह गई, इसमें पीपल्स पार्टी और PMLN रह गई है, तहरीक इंसाफ तो अभी आज़ाद हैसियत में लड़ रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं कि क्या कोई सियासी जमात सबसे बड़ी पार्लिमानी पार्टी बनकर सामने आएगी, या आज़ाद ग्रुप जो है, आज़ाद अरकान जो है वो सबसे ज़्यादा होंगे? अगर वो सबसे ज़्यादा होते हैं तो उसके बाद जो हुकूमत साजी है वो किस अंदाज में आप देख रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान की ट्रेडिशन जो है वो आज़ाद अरकान को जिस अंदाज में ख़रीदा जाता है या उनको जिस तरह से उठाया जाता है वो भी हमारे सामने है। तो इसके बाद, इलेक्शन के बाद, आपने एक जुमला कहा कि शायद ये अगली हुकूमत ज़्यादा अरसा नहीं होगी, लेकिन उसके अंदर ये क्या आज़ाद सबसे ज़्यादा होंगे, वो स्टेबल निज़ाम का जो है कि अदम इस्तेकाम का सबब बनेंगे, या उनकी खरीदो फरोख्त? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर हम देखें तो ये गालबन पहली दफ़ा होगा कि मुझे लग रहा है अगर लोगों के अंदर जो गुस्सा और जज्बा जो हुआ है पैदा, कि जो ठीक है आपने हमारा इंतखाबी निशान छीन लिया है, और वो इसलिए छीना गया है कि लोगों को जो राइट है, ये तो लोगों का राइट है, ये PTI का डैमेज नहीं है। जितना लोगों के राइट्स को जो है डिनाई किया गया है, वो उसके ऊपर डाका डाला गया है और बहुत आईनी और कानूनी तरीके से डाला गया है, तो लोगों को महरूम किया गया है।
और ये लोगों को अपनी पसंद के पार्टी को वोट देने से रोका गया है, जो आपने अभी कहा है कि आइन का आर्टिकल जो 17 है कि लोगों को राइट टू एसोसिएशन है और अपनी पसंद की पार्टी को वोट देना उनका, ये सारी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी की फंडामेंटल चीज है कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लोग जो हैं वो अपनी पसंद की पार्टी को बरसे इक़्तिदार लेके आ सके। लेकिन यहाँ तो उनकी मर्जी नहीं चल रही, कुछ और चल रही है। जहां तक अगर ये गुस्सा और जो एंगर है लोगों के अंदर, अगर तो ये चैनलाइज होता है इनटू वोट जो कास्टिंग है, यानी कि जो वोटर्स टर्न आउट है वो बढ़ता है, तो यकीनन मैं समझता हूँ कि आज़ाद उम्मीदवार पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार जो है वो हमारी कौमी और सूबाई असम्बलियों में होंगे। कम से कम 2-3 असम्बलियों में तो इसका इम्कान मौजूद है। और जाहिर है उसके बाद फिर कोशिश की जाएगी कि उनकी खरीदो फरोख्त की जाए, और जिस पार्टी का नाम लेकर, जाहिर है जो भी उनका निशान होगा, लेकिन वो अगर पीटीआई का झंडा साथ लगा के अपना निशान चला रहे हैं, या वो पीटीआई के जो खान साहब की तस्वीर लगा के अपनी कैंपेन कर रहे हैं, तो हो सकता है वो बिक जाए, प्रेशर किया जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जाए उनसे। तो मामला सारा ये है कि ये करने के बावजूद अगर बाद में भी क्राइसिस रहा जिसका इम्कान मौजूद है, तो फिर एक और इलेक्शन के अलावा तो कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं होगा। बहुत शुक्रिया सरोवर बारी साहब हमारे से बातचीत पाकिस्तान के इंतखाबी माहौल के हवाले से। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसी मौजू की ऊपर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में पाकिस्तान में इंतखाबात के हवाले से अब बातचीत को जारी रखेंगे, और इलेक्शन पाकिस्तान में जिस बड़ी डेप्थ के साथ जो समझ सकते हैं, पाकिस्तान में कंवर दिलशाद साहब कोई तारफ़ के मोहताज नहीं है, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी रहे हैं, और तमाम कैरियर उनका जो है वो पाकिस्तान के इलेक्शन के साथ रहा है। तो उनको भी हमने लिया है ताकि इस वक्त जो पाकिस्तान में इलेक्शन की तैयारियाँ और माहौल है उसके ऊपर बात कर सकें। कंवर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में टाइम देने का। ये बताइएगा कि इस वक्त इलेक्शन में आलमोस्ट सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं और पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है, इंतखाबी मुहिम भी शुरू हो चुकी है। अभी ये जो इतलात आई कि सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब के जो है वो तब्दील हुए हैं, इलेक्शन रूल्स या इलेक्शन एक्ट के अंदर क्या इस स्टेज के ऊपर इलेक्शन के अपना स्टाफ तब्दील किया जा सकता है? कि बाज़ जो नाकदीन है वो ये उनका ख्याल है कि उन्होंने क्योंकि इलेक्शन प्रोसेस के अंदर जो खराबियां आ रही थी पंजाब में, शायद उनकी निशानदेही की, तो इसलिए उनको हटा दिया गया, लेकिन निशानदेही जिनके बारे में की जा रही थी उनको नहीं हटाया गया। आपकी क्या ओपिनियन है सर? भाई बात यह है कि मैं बड़ा आपका एहतराम करता हूं, आपका बहुत अच्छे तरीके से आपने इंट्रोडक्शन कराया है, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन बात ये होती है कि हर आदमी के अपने तरीकेकार होते हैं। जहाँ तक इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान खुद है कि कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव अंदाज से उसको लेके चलता है। सूबाई इलेक्शन कमीशनर की पोस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, उसने पूरे सूबे को जो है उसको लेकर चलना होता है। रिटर्निंग ऑफिसर हैं, बोरिंग स्टाफ है, उनकी ट्रेनिंग है, तो ये सारे मामला वो चीफ इलेक्शन कमीशनर खुद जो कि एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, तो इस लिहाज से उन्होंने अपनी इसमें अपने इलेक्शन कमीशनर पाकिस्तान की जो मशीनरी तब्दील की है, तो वो उन्होंने अपने उसी ख्याल से किया ताकि उनके हकामात जो है उसको अमल दरामद करवाने की पोजीशन में हो। एक ऐसा शख्स होता है जो दफ्तर में बैठकर बड़ा कामयाब होता है एज एडमिनिस्ट्रेटर, लेकिन फील्ड में जो उसका तजर्बा होता है वो उसका इतना सूटेबल नहीं होता। तो ये एक अपना इंटरनल मामला है। तो जैसे आपने फरमाया, और तो उसमें जो फकीर की ट्रांसफर है इसमें ज्यादा नहीं है, लेकिन बहरहाल मैं आपके साथ इत्तेफाक करता हूँ कि जब इलेक्शन के नजदीक हो रहा हो तो ऐसी ट्रांसफर ना की जाए तो बेहतर होता है। ये पहले करना चाहिए था, जब इलेक्शन का शेड्यूल आया तो उससे पहले जो है वो तमाम तरीकेकार के मुताबिक ट्रांसफर होनी चाहिए थी। लेकिन इलेक्शन के दिनों में ट्रांसफर करने के बारे में जो है ज़ाहिर है, जैसे आपने खदशात का या आगार किया है, वो तो मैंने उसकी तो वजाहत कर दी है कि खदशात नहीं है, लेकिन बहरहाल ये मौका देना नहीं चाहिए था। आपकी बात में बड़ा वजन था, क्योंकि ऐसे होना नहीं चाहिए था।
क्योंकि ऐसे मौके पे जब उन्होंने खुद वही जो है मासिक नहीं थी। मतलब इलेक्शन रूल्स इसकी इजाज़त देते हैं कि आप कर सकते हैं, लेकिन इस किस्म के हालात में जब ख़ास तौर के ऊपर, क्योंकि आप देखें ना पॉलिटिकली बड़ी पोलराइज सिचुएशन हुई है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त, छोटी छोटी बातों के ऊपर सियासी जमातें बड़े इश्यूज बना लेती हैं, और इसी तनाजुर में जो पंजाब के इस मौके पर भी करना चाहिए था, ये शेड्यूल आने से पहले कर लेते, लेकिन बहरहाल चीफ इलेक्शन पाकिस्तान के पास इख्तियारात है, वो जब भी चाहे, और हमारे रूल में भी इजाजत है, एक्ट में भी लिखा हुआ है कि जब चाहें किसी रिटर्निंग ऑफिसर को तब्दील कर दें, इलेक्शन कमीशन की स्टॉप कर देते। आप देख रहे हो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, वो अपनी सेहत की बराबर वो भी चले गए, वो थे बीमार, वो आदमी बड़े अपराइट सेक्रेटरी रहे इलेक्शन कमीशन के, उमर हमीद, लेकिन बीमार ही बहुत ज्यादा थे। एक मैं जानता हूँ उनकी तबीयत बहुत खराब रहती थी, वो भी चले गए। इस तरह से जो रूटीन का ट्रांसफर है, सारे काम तो चीफ इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कमीशन देखना होता है, और सूबाई इलेक्शन कमीशन में एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होता है, उसके पास इख्तियार नहीं होते हैं। अच्छा कंवर साहब, एक और इलेक्शन कमीशन पे जो तनकीद की जाती है, वो हमने पहले भी एक दफ़ा आपसे बात की थी प्रोग्राम के अंदर, कि इलेक्शन कमीशन ने खुद जिन अफसरान की तबादले के अहकामात जारी किए थे, और एक बार से ज़्यादा किए थे, सूबाई भी और वफाकी हुकूमत को भी, लेकिन वो तबादले नहीं किए गए, और वो अब रिटर्निंग ऑफिसर्स की खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, और उन्हीं को तौहीन अदालत के मुकदमात का सामना भी करना पड़ रहा है, डे टू डे ट्रायल उनके शुरू हो रहे हैं। तो ये जो इलेक्शन रूल्स या इलेक्शन एक्ट है, क्या ये एम्पावर नहीं करता है इलेक्शन कमीशन को कि अगर हुकूमत नहीं कर रही तो वो खुद उनको उसके ट्रांसफ़र के हुक्म दे देते हैं? क्या उनके पास ये पावर नहीं है और वो डिपेंडेंट है सूबाई या वफाकी हुकूमत के इस हवाले से? नहीं, ऐसा कोई मसला आज एडमिनिस्ट्रेटर का, देखो जी, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के इख्तियारात तो बड़े महदूद रखे हुए हैं। इन्होंने इलेक्शन एक्ट में भी उनको इख्तियारात नहीं दिए। ये अगर कोई सूबाई गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर है या उनको साफ टावर नहीं कर रहा, तो वो एज ए रिटर्निंग ऑफिसर को तो हटा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर है उसको भी तब्दील कर सकते हैं, लेकिन उसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई, डिसिप्लिनरी एक्शन करने के लिए इलेक्शन कमीशन को उस सूबे के मुतल्लिका चीफ सेक्रेटरी को लिखना पड़ता है, जबकि इंडिया में ये नहीं है। इंडिया में होता है कि कोई डायरेक्ट एक्शन लेता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो अपने मुतल्लिका सूबे के चीफ सेक्रेटरी का मुताद नहीं होता। तो यहाँ मामला कुछ दूसरा है। यहाँ लिखा हुआ अगर कोई ऑफिसर तावर नहीं कर रहे तो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए मुतल्लिका चीफ सेक्रेटरी को लिखना पड़ता है। अच्छा, एक और चीज़ जो है कि ये जो एम्पावरमेंट के हवाले से इलेक्शन कमीशन के अंदर खुद बड़ी एक रिफॉर्म्स का प्रोसेस रहा था, उसके अंदर UNDP ने भी कुछ सपोर्ट किया था हमें, ताकि इलेक्शन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शफाफियत पैदा हो। आप नहीं समझते कि जहाँ पे हमने इलेक्शन एक्ट के ज़रिए बहुत सी पावर्स दी हैं इलेक्शन कमीशन को, इस किस्म की जो इंतज़ामी पावर्स हैं वो भी अगर बराह रास्त इलेक्शन कमीशन के पास आ जाएँ और वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो केयर टेकर सेटअप या इंतज़ामिया उसका मोहताज ना हो, ताकि इस तहफ़्फ़ुज़ को या इस खदशे को ही दूर कर दिया जाए कि जो पॉलिटिकल पार्टी जिसको लेकर फिर बाद में इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर ही पूरी की पूरी उंगलियां उठती हैं। आप समझते हैं कि ये इख्तियारात बराह रास्त इलेक्शन कमीशन के पास हों तो ज़्यादा मामला ठीक हो जाएंगे? जनाब, मैं आपसे गुजारिश करूं, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बहुत ही इंप्रेसिव क्वेश्चन है आपका। हमने सब बड़ी जंग लड़ी। हमने जब इंतखाबी सात कमेटी बनी थी इशहाक डार साहब की सदारत में, और बाद में जाद हमद बने उसके वाइस चेयरमैन थे इंतखाबी सात कमेटी के, तो हमने बार बार को लिखा है कि जनाब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को तादीबी कार्रवाई करने की डायरेक्ट इजाजत दी जाए। लेकिन वो 26 रुकनी कमेटी थी जिसमें सारी पार्टियों की नुमाइंदगी थी, तो उन्होंने इस तजवीज को नहीं माना। इवन आप हैरान होंगे कि उस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी ये बाकायदा बाबर फतेह याकूब साहब सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन थे, बड़े पावरफुल सेक्रेटरी थे, उनके जरिए भिजवाया। तो उन्होंने कहा कि जनाब ये हमें एक इख्तियार दिए जाए, तो उस इंतखाबी सात कमेटी ने इलेक्शन कमीशन की इस तजवीज को रद्द कर दिया था। वो खुद ही चाहते हैं कि हुकूमतें भी चाहती हैं कि जनाब बड़ा स्टाफ कमजोर हो, मामला ये इख्तियार दे दिए इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को, और ये अगर इख्तियार दे दी जाए तो पूरे मुल्क के आपके इंतखाबात बिल्कुल साफ शफाफ होने में आसानी पैदा हो जाए, और अफसर को डर हो, खौफ। अब इंडिया में 3 महीने के लिए जो अपॉइंटमेंट की जाती है रिटर्निंग ऑफिसरान की, तो वो जनाब उनकी ACR जो है वो चीफ इलेक्शन कमीशन लिखता है, उनकी 3 महीने की, और उसमें उनकी प्रमोशन आगे सारे दारोमदार होता है। तो उसने कहीं लिख दिया उसके नफ्स उसके बारे में कोई एडवर्स रिमार्क लिख दिया तो सारी प्रमोशन नहीं हो सकती उसकी। वो 3 महीने की जो ब्यूरोक्रेसी होती है ना, ये ACR से बहुत डरती है। उनको ब्यूरोक्रेसी को डराने का तरीका एक ही होता है कि उसका जो बॉस है वो ACR लिखता है,
अगर वो ACR की इख्तियारात वापस ले लिए जाए तो फिर वही डरता, फिर ब्यूरोक्रेसी उसके अंडर पर कंट्रोल में नहीं आती। तो इलेक्शन कमीशन को हमने कहा था कि ACR लिखने की इनको इजाजत दी जाए, तो नहीं दी गई। उन्होंने इस पे तरमीम ही नहीं की, एक्ट में इजाफा ही नहीं किया। और इसमें शायद पॉलिटिकल पार्टीज का सियासी जमातों के मकासद भी ये होते हैं कि जितना वीक होगा उतना ज़्यादा हम इस्तेमाल कर सकेंगे। ये बताइएगा कि आजकल जो हम ये मनाजर देख रहे हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उनके दफातर के अंदर से या उनके दफातर के बाहर से अभी भी जो उम्मीदवार शिकायत लेके जा रहे हैं उनको अगवा भी किया जा रहा है, उनसे मारपीट भी हो रही है, उनको उठा के जो है कि वो जो भी मनाजर है मैं ज़्यादा उसको बयान नहीं करता। इस सारी सूरत हाल के अंदर भी क्या इलेक्शन कमीशन अगेन IG उस मुतलका सूबे को या चीफ सेक्रेटरी को ही लिखेगा या बराह रास्त जो है कि रिटर्निंग अफसर या उन अफसरान को भी अहकाम दे सकता है कि इस सिलसिला रोका जाए या इसको जो है कि ठीक किया जाए? हाँ, ये जो शिकायतें आई थी उस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी अपने तमाम सूबाई चीफ सेक्रेटरी को भी और IG को ये हदायत जारी की थी कि जनाब जो है लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए सबको। और इस तरीके से जो हो रहा है कि जो आपके रिटर्निंग ऑफिसरों की कमरे में जाने में रुकावट डाली जा रही है या पेपर छीन जा रहे हैं, इसके बारे में हमें रिपोर्ट पेश करा। वही रिपोर्ट से चीफ सेक्रेटरी ने और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी थी। तो टोटल 36 जन के पास कंप्लेंट आई थी सियासी जमातों की तरफ से, वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करवा दी थी कि जी हाँ हमने कार्रवाई कर ली है। लेकिन इसके बाद खुद ही जो जिन्होंने दरखास्त गुजार थे उन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड की दरखास्त वापस ले ली। अगर वो वापस ना लेते तो कोई ना कोई इसका नतीजा सामने आना था, लेकिन वो बहरहाल लतीफ फसल साहब ने ये दरखास्त वापस ले ली। तो ये मामला है। टोटल 36 दरखास्तें आई हैं जो इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक। वो शायद वो सियासी जमात को मायूस होगी हो, लेकिन आप समझते नहीं कि ट्रांसपेरेंसी के लिए आज खुद जो है कि गवर्नमेंट को या इलेक्शन कमीशन को इसके ऊपर नोटिस लेके कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए। इसके बारे में ये होता है कि जब कोई ऐसी कोई आ रही है जिसके साथ वो ये हुई है, हरासमेंट किया गया है, अगर वो इलेक्शन कमीशन में अपनी बाकायदा वो दरखास्त दे दे, दरखास्त गुजार जैसे होते हैं, तो फिर इलेक्शन पाकिस्तान जो आज खुद नोटिस भी ले सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ आखिरी में आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अभी इस इलेक्शन में क्योंकि तहरीक इंसाफ तो बिल्कुल तमाम कैंडिडेट उनके आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे, रिज़र्व सीट का कोटा भी उनका ख़त्म हो गया। इलेक्शन के बाद 3 दिन के अंदर लोगों को फैसले का हक होता है कि वो किसी भी सियासी जमात में शामिल हो जाएं। ऐसी सियासी जमात जो इंतखाबी निशान रखती है लेकिन उनके अरकान फ़र्ज़ किया नेशनल असम्बली में कोई भी मुंतखब नहीं होकर आता, क्या ये आज़ाद अरकान उस जमात में भी शामिल हो सकते हैं या ये ज़रूरी होता है कि इलेक्शन के बाद जो पार्लिमानी पार्टी जिसके कोई लोग मुंतखब हुए हों एटलीस्ट 1-2 तो उनके साथ आप शामिल हो सकते हैं? ये जो हमारा आइन का आर्टिकल 51 का सब सेक्शन 5 है और इसी तरह जो सब सेक्शन C है और इसी तरह से वो जो हमारा आर्टिकल 106 है उसका भी E है, उसमें लिखा हुआ है कि उसने 3 दिन के अंदर अंदर अपने किसी सियासी जमात में शमूलियत करने के पास उसके पास सवाबदीदी इख्तियारात है, लाजमी नहीं है। अगर वो चाहे तो किसी सियासी जमात में वो शमूलियत इख्तियार कर सकता है। लेकिन यहाँ तो आपका मसला जो आ रहा है, सबसे बड़ा पाकिस्तान की तारीख का सबसे मुनफरद वाक़या जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि इतनी बड़ी तादाद में जो आज़ाद उम्मीदवार जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं और उससे ज़्यादा तादाद दूरी तादाद है। इस लिहाज से ये जो मसला बड़ा अहम मसला है जो आपने उठाया है, इस पर हमने भी जंग अखबार में बड़ा इंटरव्यू दिया हुआ है। इस पर 2 मुतज़ाद राय थी। एक राय थी अपने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर अली खान का, उनका कहना यह था कि वो तहरीक इंसाफ में ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन चूंकि वो तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं, कोर कमेटी के मेंबर रहे हैं, तो उनकी बात में जरा वजन कम हो जाता है उसके साथ। लेकिन सबसे बड़ी अहम शख्सियत पाकिस्तान की जो है वो है, अब हमारे दोस्त हैं, हमारे आपके भी दोस्त हैं, वसीम सज्जाद साहब, चेयरमैन सेनेट रहे पाकिस्तान के, बहुत बड़े जो है आईनी माहिरीन में उनका नाम है। तो उन्होंने ये कहा है कि ये बड़ा पेचीदा मसला है और ये वो उनकी राय ये थी कि बड़ा पेचीदा मसला, ये ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी राय ये थी कि जब पार्टी का सिंबल वापस ले लिया गया है तो वो तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार नहीं कर सकते। ये हमारी अपनी राय थी, उनकी राय को मैंने आपको बता दिया, अपनी राय बता दी। लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने इसका बड़ा मुस्बत जवाब दिया। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने कहा इसके बारे में हम गौर करेंगे। ये एक बड़ी खुशाइन बात है, उन्होंने इसी को रिजेक्ट नहीं किया। उन्होंने कहा हम इस पर गौर करेंगे क्योंकि तहरीक इंसाफ जो है
वो इस वक्त भी पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन में रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड पार्टी है और वेबसाइट में उसका नाम है। तो ये एक बड़ा इनोवेटिव पाई जाती है। और इसके बारे में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, हमने अपने कॉलमे में भी लिखा है कि जल्द फैसला करें, इलेक्शन से पहले फैसला कर लें, 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले फैसला कर लें। अगर आप उस दिन कोई फैसला हुआ तो बड़ा आईनी बुहान पैदा होने का इम्कान है और मामला कहीं सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में ना चला जाए। तो बहरहाल इलेक्शन के मसले से फैसला करेगा। जी, बहुत शुक्रिया। कमर दिलशाद साहब हमारे साथ बातचीत करते हैं, साबिक सेक्रेटरी कमीशन ऑफ पाकिस्तान। और इसमें जो नुक्ता नज़र है वो यही है कि इलेक्शन कमीशन को ज़्यादा एम्पावर होना चाहिए और सियासी जमातों को ख़ुद जो है कि अगर इख्तियार इलेक्शन कमीशन को दें तो बेशुमार ऐसी शिकायत जो इस वक्त सामने आ रही हैं वो शायद ना ही हो। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।